हम्म तो मैं क्लियर कर रहा था कि रुस्तम और सोहराब जो आपके निसाब में शामिल है, उसके 3 नुस्खे मौजूद हैं। नुस्खा क्या है? जब कोई अदीब या शायर अपनी किताब तख्लीक करता है, तो आज के वक्त में प्रेस में दे दीजिए अपनी किताब का जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट समझते हैं ना? मान लीजिए आप जो किताब तख्लीक करेंगे तो उसका तो एक ड्राफ्ट बनाएंगे ना। ड्राफ्ट यानी कि जो कॉपी में लिखेंगे या मोबाइल में कहीं लिखेंगे या लैपटॉप में कहीं लिखेंगे, आप जो खुद से तख्लीक करते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद आप देते हैं, वो कंपोजिंग करता है, फिर जाकर के वो प्रेस में जाता है, वो फिर वहाँ पे अपना काम अंजाम देता है। तो जो भी, मान लीजिए अगर मैं अपनी किताब तैयार कर रहा हूँ और जो लिखूंगा वो ड्राफ्ट है और वो नुस्खा कहलाता है। तो आगा हशर का जो ये ड्रामा है, रुस्तम व सहराब, इसके 3 नुस्खे मौजूद है। एक तो आगा हशर का खुद का है, एक उनके भांजे आगा जमील हैं, उनका है। उन्होंने नक़्ल किया था, कॉपी किया था, उनके सामने में उतारा था। और उसके बाद एक जो है वो बाद में ताज कंपनी है, उन्होंने उसको उतारा था। तो 3 नुस्खे जो है रुस्तम व सहराब के, मतलब मंजर आम पर है। 3 किताब समझिए, नुस्खा यानी 3 किताब जो है मंजर आम पर है। एक तो आपका बता दिया मैंने, एक किताब जो है वो है आपका जाके ताज कंपनी के ज़रिए मंजर आम पर आई। एक किताब जो है वो लाहौर एकेडमी के ज़रिए, और एक किताब जिसे कुल्लियात में कौमी कौंसिल ने शामिल किया है। तो इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे ना, तो ज़रा सा फ़र्क पाएंगे, कहीं जुमलों में, कहीं पे तरतीब में, कहीं पे कोई सीन आगे या कोई सीन पीछे हो गया है, या कहीं पे कोई लफ्ज़ कट गया है। तो ये जो है पाएंगे ज़रा कन्फ्यूजन। तो इसमें आपको पूरी तरह से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैंने क्लियर कर दिया है कि 3 नुस्खे हैं और तीनों जो है मोतबर है। अगर आप किसी से भी पढ़ते हैं तो बात वही है, तीनों में मवाद वही है, बस ज़रा सा फ़र्क है। तो अब आपका जो, आपके निसाब में जो ये लिया गया है ड्रामा रुस्तम सौराब, आपका किससे माखूज है? तो ये जो लाहौर एकेडमी के जरिए मंजर आम पर आया है ड्रामा, उससे बंगाल बोर्ड वालों ने कॉपी किया है, मतलब उससे वो उन्होंने लिया और आपके निसाब में शामिल किया है। तो जब आप बंगाल ये लाहौर एकेडमी के ड्रामे को पढ़ेंगे तो आप एकदम हूबहू पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ताज एकेडमी, ताज कंपनी या फिर कौमी काउंसिल के ड्रामे को देखेंगे तो ज़रा सा फ़र्क पाएंगे। वाज़ेह है बात? हाँ, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है? अब देखिए, जो अहम बात है उन चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। कुछ इब्तिदाई चीज़ें हैं, उन सबको समझना ज़रूरी है। ये एक पहला कन्फ्यूज़न था जिसे मुझे लगा कि इसे दूर करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैंने दूर कर दिया। अब जो है, अब इस ड्रामे के हवाले से एक बात याद रखिए, आपके निसाब में कितने सफ़ात हैं? करीब 20-25 के आसपास। बोलिए। सफा तो गिने नहीं सर। हाँ, इसी 20 के आसपास है ना, 20 से 25 के दरमियान में ही होगा। अप्रोक्स जी सर 22। हाँ, वैसे ही है। तो आप ये याद रखिए कि ये मुकम्मल ड्रामा नहीं है। मुकम्मल ड्रामा करीब करीब 100 या 120 सफ़ा पर है, समझे ना? मुकम्मल ड्रामा ज़्यादा सफ़े पर है। ये आपके ड्रामे, ये जो है उस ड्रामे से कुछ हिस्से लिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ही आगाज़ होता है तो क्या लिखा रहता है ना? दूसरा बाब 5वां सीन, सीधा यहाँ से आगाज़ करता है, दूसरा बाब 5वां सीन से। इसका मतलब यही हुआ कि अगर दूसरा बाब है तो पहला बाब भी होगा। बाब किसे कहते हैं वो समझिए। बाब कहते हैं चैप्टर को। किसको कहते हैं? चैप्टर को कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो उर्दू किताब है उसमें चैप्टर होंगे ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। बस फ़र्क इतना है कि हर चैप्टर में मवाद बदलता है। लेकिन जब हम लोग किताब में देखते हैं तो उसमें जो बाब आता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, यानी कि उसका, उस कहानी का सब चैप्टर बना दिया जाता है। ठीक है? ताकि आप अपने जहन में रखें कि इस चैप्टर में ये बात हुई थी, इस चैप्टर में ये बात हुई थी, ऐसा। तो उर्दू में उसको बाब बोलते हैं, बे अलिफ बे, बाब। ठीक है? तो इस ड्रामे को कुल 3 बाब में बांटा गया है। कितने बाब हैं इसमें? 3 बाब हैं, याद रखिएगा, 3 बाब हैं। आपके इम्तिहान में सवाल आ सकता है कि ड्रामा रुस्तम और सहराब में कितने बाब हैं? तो 3 बाब है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी बाब का, अच्छा आप में तो दूसरा बाब है, तो पूछा जा सकता है कि दूसरे बाब में कितने सीन हैं।
ठीक है। तो अभी हम लोग आगे आगे देखेंगे कि दूसरे बाब में कितने सीन है, तीसरे बाब में कितने सीन है, पहले बाब में कितने सीन है। तो मुकम्मल ड्रामा जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम है, करीब 1-150 सफ़े पर है वो ड्रामा, और अलग से किताबी शक्ल में भी है। आप जैसे ही रुस्तम और सोहराब सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको वो किताब नज़र आएगी, आप उसका भी मुताला कर सकते हैं। यहाँ पे आपके निसाब में जो हिस्सा लिया गया है ना, वो हिस्सा जो है इश्क और फ़र्ज़, इश्क और फ़र्ज़ के नाम से ऑलरेडी मशहूर हो चुका है वो हिस्सा। यहाँ से शुरू होकर जहाँ पे ख़त्म किया गया है वो इश्क व फ़र्ज़ के नाम पे है। यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे नहीं, जहाँ पे तहे इसकी क्या नाम है उसका, गुर्द आफरीद की मौत होती है वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो उस हिस्से का नाम है इश्क व फ़र्ज़। मतलब ये है कि मुकम्मल ड्रामे में देखिए, मैंने आप लोगों को शायद प्लॉट नहीं बताया, ज़रा इसको भी समझिए प्लॉट क्या है। प्लॉट कहते हैं कहानी को जिस अंदाज़ से चलाया जाता है, ठीक है? अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, कोई भी फ़िल्म जब हम लोग देखते हैं तो फ़िल्म में देखते हैं कि एक ही प्लॉट है, एक ही कहानी है ना? लेकिन कभी-कभी आप देखेंगे फ़िल्म में 2 कहानी एक साथ चल रही है। एक हीरो की कहानी चल रही है और एक हीरो के भाई की कहानी चल रही है, ऐसा भी होता है कभी-कभी फ़िल्मों में। तो उसको प्लॉट कहते हैं, कहानियों को मरबूत करना, अच्छे से उसको जोड़ के रखना। तो इस कहानी में एक्चुअली में तो कहानी है रुस्तम और सोहराब की, लेकिन इसी बीच में सोहराब और गुर्द आफरीद की जो मोहब्बत की जो दास्तान है, अगर इस दास्तान को निकाल भी देते हैं असली ड्रामे से तो ड्रामे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ कि उस वक़्त के स्टेज करने वालों ने या लिखने वालों ने जो सोहराब और गुर्द आफरीद की जो मोहब्बत है, उसको इस ड्रामे से निकाल करके अलग से शाये कर दिया और उसका नाम रखा इश्क और फ़र्ज़। वाज़ेह है बात? जी सर। हाँ, हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए, सवाल ऐसा भी हो सकता है कि रुस्तम और सोहराब किस नाम से मशहूर है, तो इश्क और फ़र्ज़ भी दे सकते हैं, या अगर वाज़ेह कर दे कि इतना से इतना हिस्सा जो अलग से शाये किया गया उसे किस नाम से, तो आपको याद रखना है इश्क और फ़र्ज़ नाम से शाये किया गया था और उसको स्टेज भी किया गया था इश्क और फ़र्ज़ के नाम से। तो हमारे निसाब में वही इश्क और फ़र्ज़ का जो हिस्सा है, यानी कि सोहराब और गुर्द आफरीद की मोहब्बत वही है। वाज़ेह है बात? अब मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि ड्रामे में मुकम्मल क्या बात है। अगर आप मुकम्मल ड्रामे को ज़हन में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि ड्रामा में मतलब क्या बातें होती है, और यहाँ पे जहाँ से हमारा ड्रामा शुरू होता है उसको आप रिलेट कर पाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे पहले बाब में क्या क्या हुआ मैं वो ज़रा बता देता हूँ, पस मंज़र है ये, ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। पहले बाब में दिखाया जाता है कि इस ड्रामे में 2 मुल्क का ज़िक्र है, एक तो ईरान और एक तुरान, ठीक है? 2 मुल्क हैं। ईरान तो ख़ैर आज भी मौजूद है, तुरान अलबत्ता मौजूद नहीं है। तुरान जो है वो सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा ख़ित्ता था, जिसमें उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बहुत से हिस्से, पाकिस्तान के बहुत से हिस्से और भी बलूचिस्तान वगैरह शामिल थे। वो बहुत बड़ा ख़ित्ता था, लेकिन आज तुरान के नाम से कोई ख़ित्ता मौजूद नहीं है, कोई मुल्क मौजूद नहीं है इस तरह से, वो कदीम नाम है। बहरहाल तो ईरान और तुरान 2 इलाके हैं, तो इन दोनों के दरमियान में जो है ना दुश्मनी है, ख़ानदानी दुश्मनी बोलते हैं ना कि बाप दादा ने किया तो हम भी दुश्मनी करेंगे, तो दोनों मुल्क में दुश्मनी है, जंग होती रहती है। तो दिखाया जाता है कि एक शख्स है बहुत बहादुर, इतना बहादुर है कि आज भी उसको इस्तियारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रुस्तम। रुस्तम है ना, तो किसी कोई लोग रुस्तुम भी बोलते हैं, तो रुस्तुम हो या रुस्तम हो दोनों एक ही चीज़ है, रुस्तम। तो यूँ समझिए कि रुस्तम जो है वो बहादुरी की मिसाल है। इस तरह से इस ड्रामे में पेश किया गया कि वो इस कद्र बहादुर है, इस कद्र बहादुर है कि वो पूरी फ़ौज के साथ एक अकेले लड़ सकता है और अकेले हरा सकता है, कभी उसको किसी ने शिकस्त नहीं दिया। वो जो है पहाड़ के मानिंद है, इस तरह समझिए, है ना? उसके बाजू जो है इस कद्र हैं कि वो चाहे तो दीवार को भी जो है गिरा दे। मतलब बहुत बहादुर दिखाया गया, बहुत बहादुर। तो रुस्तम जो है वो शिकार खेलता हुआ, मतलब शिकार करते हुए क्या होता है कि ईरान की सरहद से निकल कर के तुरान में पहुँच जाता है। दोनों जो है एक ही जगह में सटा हुआ है, सरहद से अलग है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है ना वैसे ही। तो वो ईरान से, यानी कि रुस्तम का ताल्लुक होता है ईरान मुल्क से, तो वो शिकार करते हुए तुरान तक पहुँच जाता है।
खैर अपनी सरहद पे वो क्या करता है, थक जाता है, 2-3 महीने से शिकार कर रहा था तो सो जाता है। और उसका जो घोड़ा है ना, वो भी जो है ना, ऐसा मालूम होता है बिजली की रफ्तार से दौड़ता है, हाँ, बहुत ताकतवर। तो वो सो रहा होता है, तो तुरान के कुछ सरदार जो है उस घोड़े को देख करके उसको लेकर के चला जाता है घोड़े को। वहाँ पे तुरान में एक शहर है, जैसे हिंदुस्तान में एक शहर है ना, बंगाल, बिहार ऐसे। तो तुरान में एक शहर है जिसका नाम है समनगान। तो वो सरदार जो है समनगान के सिपाही होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा मगर शाह समनगान यानी समनगान के बादशाह को ये घोड़ा अगर तोहफा देंगे तो वो लोग इनाम देंगे। वो लेके चले जाते हैं। जब इनकी आँख खुलती है रुस्तम की, तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि मेरा घोड़ा कहाँ चला गया। फिर कुछ देहातियों से उनको पता चलता है कि उनका जो घोड़ा है ना, वो समनगान के सरदार लेके गए हैं। वो जो है गुस्से में एकदम आग बबूला होकर के निकल जाता है। उसके बाद की जिस सीन में ये दिखाया जाता है कि समनगान का महल है, उस महल में समनगान का वो चल रहा है, जन्मदिन का जश्न चल रहा है। उसी जश्न में जो है वो दाखिल हो जाता है और ललकारता है उनको कि अब जो है तुम्हारे खुशी के दिन खत्म हुए, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। बहुत ललकारता है उन लोगों के दरमियान। वहाँ पे एक पिलसम नामी उसका सरदार होता है समनगान का। तो उन दोनों के दरमियान काफ़ी बहस होती है। जब उनसे पूछता है कि अच्छा ठीक है, तुम जब इतना ललकार ही रहे हो तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो उनके जुमले जब आप सुनेंगे ना, तो वो कहता है कि अगर मैं अपना नाम बता दूं तो इस किले की दीवारें कांपने लगेंगी, आसमान तुम पर टूट गिरेगा, जमीन तुम्हारे कदमों से निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा ये समझिए कि फेंक रहा है बहुत। वाकई में जैसे दिखाया गया तो ऐसे जुमलों का इस्तेमाल जरूरी भी था। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा नाम सुनते ही हमारे कानों में बिजली गिर जाए, हाँ, हमारी आंखें अंधी हो जाए, हमारा जो है अक्ल खत्म हो जाए, लेकिन मैं नाम सुनना चाहता हूँ। तो वो बताता है कि मेरा नाम रुस्तम है, जिससे पूरी दुनिया डरती है। तो ये नाम सुनते ही वाकई में लड़खड़ा जाते हैं वो शाह समगान। वो इज्जत और एहतराम से जाकर के उससे बात करता है, उससे बोलता है कि ठीक है चलिए। तो शाह समनगान जो है वो भी डर जाता है और उसके बाद जो है उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन जो पिलसम होता है वो कहता है कि नहीं, हम तो भाई इससे नहीं डरेंगे, हम मुकाबला करेंगे। मुकाबला में उसको हरा देता है। फिर किसी तरह रात में जब सोने के लिए आता है, वो शाह समनगान कहता है कि अच्छा ठीक है, 2 दिन आप हमारे यहाँ मेहमान रहिए, आपका घोड़ा आपको दे दिया जाएगा। सोने के लिए जाता है। उसकी बेटी होती है तहमीना, शाह समनगान की बेटी तहमीना होती है। तहमीना जो है रुस्तम का वाक़या सुन चुकी होती है पहले से, बहुत उनकी बहादुरी का किस्सा सुन चुकी होती है। तो उनकी कनीज़ा आके बताती हैं कि हमारे किले में, हमारे महल में जो है रुस्तम आया हुआ है। तो वो सुन करके मिलने के लिए बेताब हो जाती हैं और रात में जब वो सो रहा होता है रुस्तम, तो वहाँ पे पहुँच जाती है ये तहमीना। और नींद में ही उसको देख करके वो जो है बेकरारी को तस्कीन पहुँचाती है, देख करके खुश होती है। उसी वक़्त रुस्तम जग जाता है और रुस्तम जब जग जाता है तो फिर रुस्तम भी जब उसको देखता है तो एक दूसरे के दरमियान में मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है तो फिर उनकी शादी हो जाती है वहीं पे। और शादी करके रुस्तम जो है फिर वापस ईरान चला आता है और अपनी बीवी को वहीं पे समनगान में छोड़ के, मतलब रख के, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ईरान चला आता है। इसी दौरान होता यह है कि उसकी जो बीवी है तहमीना, उसके कोख से एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम होता है सोहराब। और सोहराब जो पैदा होता है, तो सोहराब के पैदा होने या मान लीजिए हामिला होने, पैदा होने, उसकी परवरिश, उसके बड़ा होने, किसी हवाले से उसकी वालिदा रुस्तम को नहीं बताती है। ठीक है, रुस्तम को नहीं बताती है कि उनके घर में बेटा पैदा हुआ। और रुस्तम जो है शादी करने के जस्ट बाद जो है चला आता है ईरान, और करीब 16-17 साल जो है वो ईरान में ही रहता है, घर नहीं जाता है, जिम्मेदारियों में मसरूफ रहता है। और वहाँ उसके घर में बेटा होता है और बेटा बड़ा भी हो जाता है। और बेटा जो है सोहराब, वो भी बहादुरी में बाप की मिसल, बाप ही जैसा जो है बहुत बहादुर। जिस तरह बाप बहादुर शेर की तरह, वैसे ये भी बहादुर। और इसको पता नहीं रहता है कि हमारे यहाँ एक बेटा भी हुआ है। बहरहाल, तो ये जो बड़ा होता है सोहराब, तो सोहराब एक ख्वाब देखता है कि मेरा बाप जो है इतना बहादुर है। वो नाम जानता है सिर्फ बाप का, रुस्तम। आज जैसे हम लोग तस्वीर देख लेते, उस ज़माने में तस्वीर कहाँ होगी, बस सुना था, उसकी वालिदा बताई थी और दुनिया वालों से वो सुनते थे कि उनके वालिद जो है नाकाबिले तस्खीर है, कोई उनको हरा नहीं सकता है।
चाहे पहाड़ उससे क्यों ना टकरा जाए। और जो है पूरी दुनिया में उनकी मतलब जो बहादुरी के किस्से थे मशहूर थे, उनकी वालिदा भी बताती थी। तो वो किस्सा सुन सुन के वो जानता था कि जब मेरे वालिद इतने बहादुर हैं तो ईरान पे उनका हुक्म चलना चाहिए, ईरान जो है उनके मातहत होना चाहिए, ईरान का राजा जो है मेरे वालिद को होना चाहिए, रुस्तम को होना चाहिए। ठीक है, तो वो जब 16 साल का होता है तो तुरान का बादशाह उसको उकसाता है कि जाओ तुम जो है ईरान का तख्ता पलट दो। ठीक है, और ये पहले से ख्वाब देखता है कि हम तो अपने वालिद के लिए जो ईरान का बादशाह है केकाउस, उनको हटा के फेंकेंगे, अपने वालिद को बैठाएंगे और अपनी वालिदा को मलका बनाएंगे। तो वो तुरान के बादशाह की फौज लेकर के हमला के लिए निकल पड़ता है। कहाँ? ईरान पर। ईरान पे निकल पड़ता है, 16 साल की उम्र है, बहुत बहादुर है, और उनके वालिद रुस्तम को जो कि ईरान में मौजूद है, इनको खबर ही नहीं है कि मेरा बेटा भी है और मेरे बेटे का नाम सोहराब है। अब जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सीन हम लोग कब अब यहाँ से देखेंगे कि जब सोहराब पहुंच रहा होता है तो यहाँ के जो लोग हैं ईरान के, वो ये नाम सुन के कि सोहराब आ रहा है हमला करने के लिए, ये लोग डर से कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, और पहले से इनका हौसला जो है पस्त हो जाता है कि हम कैसे लड़ेंगे उनसे, बिजली, क्योंकि इंसान से लड़ा जा सकता है लेकिन अगर कोई जिन आ जाए तो कैसे लड़िएगा, समझ। तो इस तरह का मामला, सब डर जाता है। तो अब हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया? इस बैकग्राउंड तो पाठ तो दिया नहीं था, हाँ, अभी बताए। इस बैकग्राउंड को समझाने का, हाँ, इस बैकग्राउंड के समझाने का मकसद बस इतना था। यहाँ पे जो आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बाप बेटा लड़ा, उनको पता क्यों नहीं चला कि बाप बेटा है, और फिर कैसे कैसे क्या हुआ। तो मैंने तमाम खाके को मुख्तसर में पेश कर दिया ताकि आप समझ जाएं। अब जो है यूं समझिए कि किलाए सफेद को सोहराब की फौज ने फतेह कर लिया है। अब मैदान जंग का हिस्सा देखते हैं, दूसरा बाब, 5वां सीन, मैदान जंग का हिस्सा। ठीक है, चलिए। होमान, बारमान, अच्छा नहीं, इससे पहले मैं जरा सा आप लोगों को किरदार के हवाले से बता दूं ताकि किरदार भी आपको वाज़ेह रहे। आप तमाम के सामने में अगर किताब है तो आप किताब को खोलिए। ड्रामे के किरदार आपके सामने में लिखे होंगे। मर्दाना किरदार, सबसे पहले मर्दाना किरदार देखिए। मर्दाना किरदार में हमारे सामने है रुस्तम। रुस्तम ये एकदम अहम किरदार है, इसको तो आपको अपने जहन में रखना है। रुस्तम, रुस्तम के लिए क्या लिखा हुआ है? सरजमीन फारस का मशहूर और मारूफ पहलवान। सरजमीन फारस, सरजमीन फारस जो है यानी कि फारस की जमीन, यानी फारस मुल्क। तो फारस जो है ईरान को ही फारस भी कहते हैं। वाज़ेह है बात? ठीक है, तो ये जो है, हाँ, ईरान का कौन है? मशहूर और मारूफ बहादुर है कौन? रुस्तम। ठीक है, वाज़ेह हुई बात। उसके बाद है सोहराब। अच्छा, ये जो है ना सरजमीन फारस, तो फारस क्या है? पूरा एक मुल्क है। जैसे हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान पूरा एक मुल्क है। उसमें बंगाल क्या है? बंगाल एक रियासत है। अब जाहिर सी बात है, रियासत में ज़िले होंगे, फिर उसमें सूबे होंगे, फिर उसमें गांव बस्तियां वगैरह होंगी, इस तरह से। तो ये जो है मुल्क तो फारस है, ये जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम है ज़ाबुल। ठीक है, ये भी अपने जहन में रखिएगा। हो सकता है कि पूछ ली रुस्तम का ताल्लुक कहाँ से है, तो फारस तो मुल्क है लेकिन एकदम एग्जैक्ट कहाँ से है, तो वो ज़ाबुल से। कहाँ से है? ज़ाबुल। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि ये जो ड्रामा है वो फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है। फिरदौसी ने इस अंदाज में लिखा है कि वहाँ पे लोग सोचते थे कि वाकई में किसी ज़माने में रुस्तम रहा होगा, इतने बहादुर इंसान रहे होंगे। समझ में आ रही बात? तो लोगों का ना एक ईमान बन गया था कि रुस्तम वाकई में एक हकीकी किरदार है। ठीक है ना? लोग सोचते थे कि रुस्तम हकीकी किरदार है और उनकी बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को सुनाते थे, फिर बच्चे अपने बच्चों को सुनाते थे। तो ऐसे चलते चलते एक मिसाली किरदार बन गया रुस्तम। लेकिन याद रखिए कि रुस्तम हकीकी ज़माने में कभी था भी, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, यानी कि किसी तारीख दान ने उसके हवाले से तारीख नहीं लिखी है। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे अब इस्लामी तारीख में देखिए तो बेइंतहा बहादुर हस्तियां हमारे पास है।
क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, खालिद बिन वलीद है, क्या बेइंतहा ऐसे बहादुर शख्सियात हैं जो कभी शिकस्त नहीं खाए थे। तो लोग समझते थे कि ऐसे बहादुर हैं, लेकिन थे नहीं। ये क्या है? ये तख़य्युल की पैदावार है, ठीक है ना? तो आप ऐसा ना हो कि खोजने निकल जाए रुस्तम को। चलिए रुस्तम, अब रुस्तम का बेटा, अच्छा रुस्तम का पूरा ख़ानदान जो है ना बहादुर है। इसके पहले जो जद है उसका नाम था साम, बहुत मशहूर पहलवान। उसका बेटा नरीना, वो भी बहुत मशहूर। रुस्तम के वालिद का नाम ज़ाल, वो भी बहुत मशहूर। रुस्तम तो मतलब हर जगह मिसाल, अगर मान लीजिए आप में से कोई बहुत मशहूर है पहलवानी में तो बोलेंगे कि वाह आप रुस्तम की तरह पहलवान हैं, रुस्तम हैं आप, ठीक है? तो ऐसा। अब रुस्तम का बेटा सोहराब, वो भी बेइंतहा बहादुर, अपने आप में बेमिस्ल। वाज़ेह है ना, मतलब पूरा ख़ानदान ही वैसा है। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अनीस लिखते हैं एक में कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेर कफ़न काँप रहा है। कि कौन शेर आ रहा है मैदान में कि रुस्तम जो है कब्रिस्तान में जो है उसका जो जिगर काँप रहा है। तो उन्होंने क्या खूब लिखा है। चलिए बहरहाल, सोहराब तो उसका बेटा ये भी बहुत बहादुर है। अच्छा शाह समनगान, शाह समनगान जो है वो तुरान के एक शहर समनगान का बादशाह है। ये आपकी किताब में नहीं लिखा होगा, मैंने इसको ऐड किया है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो तुरान के एक शहर समनगान का बादशाह है। पीलसम, पीलसम जो है वो शाह समनगान के फौज का सरदार है, ठीक है? उसके बाद होमान और बारमान, ये होमान और बारमान जो है वो सोहराब की तुरानी फौज का सरदार, यानी कि जब वो ईरान पे हमला करने के लिए आ रहे थे तो तुरान की जो फौज उनको मिली थी हमला के लिए, तो उसके सरदार थे होमान और बारमान, ठीक है? उसके बाद है शाह अफरासियाब, ये जो है तुरान के शहंशाह का नाम था अफरासियाब, ठीक है? याद रखिएगा, तुरान के शहंशाह का नाम था अफरासियाब, और यहाँ पे हाँ, और ईरान के शहंशाह का नाम था केकाउस, ठीक है ना उस जमाने में। तो अफरासियाब तुरान, केकाउस ईरान। उसके बाद है गस्तहम, गस्तहम जो है किलाए सफ़ेद का मुख्तदर रईस था, यानी कि किलाए सफ़ेद जो है मतलब किला समझते हैं, उस वक्त के जो बादशाह थे वो लोग किला बनाते थे, जैसे लाल किला कभी घूमिए देखिए, बहुत बड़ा किला होता है, बादशाहों के रहने का महल होता है वो किला। तो जो किलाए सफ़ेद है, किला का नाम है, जैसे लाल किला उसी तरह किलाए सफ़ेद। तो किलाए सफ़ेद का जो महाफिज था वो था गस्तहम, ठीक है? गस्तहम। बहराम, किलाए सफ़ेद का मुख्तदर रईस, लेकिन वो गद्दार निकलता है। असल में सरदारों में थे बहराम। जब किलाए सफ़ेद के सरदारों को ये पता चलता है कि सोहराब आ रहा है हमला के लिए, तो सबसे पहले बहराम डर जाता है, बहुत डर जाता है। वो कहता है कि हमारी जो हार है वो तय है, तो जब हमारी हार तय है, जीतने के लिए 0.1% भी चांस नहीं है, तो हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, हमें जो है तलवार उसके कदमों पे रख देनी चाहिए। तो मसला ये हो जाता है कि इसके वर्गलाने से और भी सरदार मान जाते हैं कि ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन वहीं पे आ निकलती है गुर्द आफरीद। वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हम हार नहीं मानेंगे, तब तक आस है, और वो लड़ती है। लेकिन बहराम जो है मुखालफत करता है कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, तो गुर्द आफरीद जो है उसको बेइज्जत करके निकाल देता है अपनी फौज से, और ये जा करके तुरानी फौज यानी कि सोहराब से मिल जाता है। गोया कि ईरान के लिए ये क्या हो गया, गद्दार। तो गद्दार कैसे हुआ, वाज़ेह है बात? जी सर। चलिए, तो गद्दार बहराम जो है वो भी वहीं पे रहता था। हजीर, किलाए सफ़ेद का जंग आजमूदा महाफिज, यानी कि ये जो हजीर है वो किलाए सफ़ेद का वो सिपाही है जिनको जंग का बहुत तजर्बा है, जंग में वो बहुत बार शामिल हो चुका है और जीत चुका है, यानी कि गोया कि गाजी है। तो ये हजीर है। तो गस्तहम, बहराम, हजीर ये सब किलाए सफ़ेद से ताल्लुक़ रखता है। शाह केकाउस तो मैंने बता दिया कि शाह ईरान है। उसके बाद जो है ये मुख्तसर किरदार है। तोस और गुदरस जो है ये बहुत मुख्तसर है, थोड़ा सा आता है, इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन रखिए ज़हन में, ये केकाउस की फ़ौज के सरदार हैं, शाह ईरान जो है उसकी फ़ौज में। जब आखिर में रुस्तम दोबारा आता है तब जाके ये तोस और गुदरस सामने आता है।
अच्छा, इनके अलावा सरदान लश्कर, ईरान और तुरान के सिपाही, हाजिब, दरबान, चंद देहाती वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब किरदार जो ये ब्रैकेट में इस तरह जो दिया जाता है ना, वो क्यों दिया जाता है आपको पता है? ताकि अगर आप स्टेज करेंगे ना जब इस ड्रामे को, तो ये जो ब्रैकेट में दिया रहता है उससे आप फायदा उठाएंगे, उन लाजिमात को लाएंगे। वाज़ेह है बात? अच्छा, अब हम लोग जनाना किरदार देखते हैं। तो जनाना किरदार यानी कि जो औरत ख़वातीन किरदार हैं, तो एक है तहमीना। तहमीना जो है शाह समनगान की दुख्तर, दुख्तर मानी बेटी, रुस्तम की बीवी, सोहराब की माँ। तो 3 ज़ाविये याद रखिए। तहमीना कौन है? सोहराब की माँ है। रुस्तम की बीवी कौन है? तहमीना है। शाह समनगान की बेटी कौन है? तो तहमीना है। ठीक है। उसके बाद है गुर्द आफरीद। तो गुर्द आफरीद जो है वो किलाए सफ़ेद के हाकिम की शेर दिल दुख्तर, सोहराब की महबूबा, इनके अलावा कनीज़ें वगैरह। तो तहमीना और गुर्द आफरीद जो है वो 2 निस्वानी किरदार हैं और दोनों ही मतलब मुस्बत किरदार हैं। अच्छा, उसके बाद मकाम के हवाले से देखिए, तो मकाम में कदीम ईरान और तुरान, कदीम ईरान और तुरान का जिक्र है। वाज़ेह है बात? ठीक है। कदीम ईरान और तुरान मैंने बता दिया। ईरान और तुरान के हवाले से यूँ समझिए जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से कनेक्टेड है, उसी तरह ईरान और तुरान है। और कहानी भी मैंने बता दिया। अब शुरू करते हैं हम लोग दूसरे बाब को। सोहराब की फौज ने किलाए सफ़ेद तक मतलब रसाई हासिल की है। मैदान जंग का एक हिस्सा। होमान, बारमान और किलाए सफ़ेद के महाफिज हजीर के साथ सोहराब का दाखिला। हजीर के दोनों हाथ कमंद से बंधे हुए हैं। किलाए सफ़ेद के जो महाफिज हैं हजीर, उनको इन लोगों ने, सोहराब ने शिकस्त दे दी है और इनको जंजीरों में जकड़ दिया है। कमंद के मानी है रस्सी, जंजीर, ठीक है, उसमें जकड़ दिया है और किलाए सफ़ेद में ये लोग दाखिल हो रहे हैं। सोहराब, मैंने इन किरदारों को जो बहुत अहम है उसको मैंने स्याह कर दिया है। इस पीडीएफ को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको याद रखने में आसानी हो। इसी के साथ जो अहम जुमले हैं जो इम्तिहान में आ सकते हैं उनको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप जब पढ़ें तो समझ में आ जाए। चलिए, और ये चूंकि साफ हो इसलिए मैंने इसे असरनो तख्लीक किया है। सोहराब, अब सोहराब जो है वो हजीर से मुखातिब होता है और पूछता है, तुम किलाए सफ़ेद के मुहाफिज हो? हजीर, हाँ। सोहराब, तुम्हारा नाम? हजीर कहता है हजीर। सोहराब कहता है किले के हाकिम का नाम? तो हजीर कहता है गस्तहम। यानी कि हजीर जब गिरफ्तार हो जाता है शिकस्त खाने के बाद, तो उससे नाम पूछा जाता है, अपना नाम बताता है हजीर। फिर उससे पूछा जाता है कि किलाए सफ़ेद के जो हाकिम है उसका क्या नाम है, तो बताया जाता है किलाए सफ़ेद के हाकिम का नाम क्या है? गस्तहम। तो आपके इम्तिहान में ये सवाल पूछा जा सकता है कि किलाए सफ़ेद के हाकिम का नाम क्या है? क्या बोलेंगे? गस्तहम। जी। उसके बाद फिर सोहराब आप कहता है, देखिए, अगर कैद की जिंदगी को जिसके सर पर मौत की तलवार लटक रही है आज़ाद जिंदगी में बदलना चाहते हो, तो तंबी आमेज खत लिखकर अंजाम से गाफिल गस्तहम को आगाह कर दो कि खौफनाक मुस्तकबिल तबाही और बर्बादी के जुलूस में किले के फाटक के सामने पहुंच गया है। इसलिए रहम व माफ़ी हासिल करने के लिए मेरे हुजूर में आकर नजरानाए इताअत पेश करे। अब जो है हजीर चूंकि शिकस्त खा चुका है, उसको गिरफ्तार कर लिया, तो वो कहता है कि अपने हाकिम के नाम एक खत लिखो और उसे बताओ कि जो सोहराब की जो फौज है ना वो बर्बादी लिए किला सफ़ेद के फाटक तक पहुंच गया है। उसे अगर अपनी जान बचानी हो, वहाँ के लोगों की जान बचानी हो, इज्जत बचानी हो, दौलत बचानी हो, तो क्या करे? नजराना इताअत पेश करे, यानी मेरे पास आकर के मेरे मातहत हो जाए। समझ रहे हैं? फाटक और किला में कितना फासला होता है मैं बताता हूँ। अगर आप में से कोई यहाँ आएंगे गोलकुंडा फोर्ट, ठीक है, तो उनका किला जो है
जहाँ पे ये फाटक है, उस फाटक से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जो है असल किला शुरू होता है। तो फाटक इस तरह बनाया जाता था ताकि अगर फौज दुश्मन की फौज अगर आ जाए तो वो लोग इंतजाम कर सके तुरंत, समझ रहे ना, इतना वक्त मिल जाए। तो ये लोग फाटक तक पहुंच गया है, किला सफेद के फाटक तक पहुंच गया है और ये कहता है कि अपने हाकिम को खत लिखो कि वो आकर के इताअत कबूल करें, वरना तबाही जो है मुंतजिर है। अच्छा, उसके बाद हजीर कहता है कुआ के साथ मेरी कुव्वत हाफिज़ा भी ज़ईफ़ हो गई है, इसलिए उम्र के आखिरी दिनों में गद्दारी का सबक याद नहीं कर सकता। सोहराब यानी हजीर, यानी कि जब उनको ख़त लिखने के लिए कहा गया तो हजीर कहता है कि चूंकि वो अब बूढ़ा हो चुका है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वही बोल रहा हूँ उम्र के आखिर वक्त में, तो कह रहा है कि मेरी ताकत, कुव्वा के मानी है ताकत, तो कहता है कि मेरी ताकत जो है वो कमज़ोर हो गई है, साथ साथ मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। क्यों? क्योंकि अब कहता है कि तुमने मैदान जंग में शिकस्त देकर मेरे जिस्म को कैद कर लिया है, मेरी रूह तुम्हारे कैदो बंद में नहीं है। ज़रा एक सेकंड रुक जाइए, मेरे इसमें चार्ज ख़त्म हो रहा है, उसे चार्ज में लगा दूं मैं। हाँ, तो ये कहता है कि हजीर कहता है कि तुमने मैदान जंग में शिकस्त देकर मेरे जिस्म को कैद कर लिया है, मेरी रूह तुम्हारे कैद बंद में नहीं है। यानी कि ठीक है, मैदान जंग में तुमने मुझे हरा दिया है, शिकस्त दे दिया है, लेकिन वो शिकस्त जिस्म की शिकस्त है, रूह अभी हारी नहीं है। रूह कब हार जाती है ये बताइए ज़रा मुझे, रूह हारने का क्या मतलब है? जब वो हार मान जाता है। हाँ, अगर वो शिकस्त मान जाता, तस्लीम कर लेता, तो वाकई में, और अगर गुलामी कबूल कर लेता तो वो उसके रूह की भी शिकस्त हो जाती। तो ये कह रहा है कि जिस्म शिकस्त खा चुका है लेकिन रूह नहीं। मेरा ज़मीर और मेरा जज्बे वतन परस्ती आज़ाद है और हमेशा आज़ाद रहेगा। खलीश व ख़तरा समझकर इंतहाई उक़ूबतों के साथ कत्ल कर दो या फ़तेह की यादगार समझकर ज़िंदा रखो, लेकिन मैं लालच से मग़लूब और तकलीफ़ों से दहशत ज़दा होकर अपने मुल्क की ग़ुलामी के कागज़ पर कभी दस्तखत न करूँगा। अब देखिए, लफ्ज़ों में बहुत बारीकी और उम्दा लफ्ज़ है। जैसे मेरा ज़मीर, ज़मीर कहते हैं अंदर आत्मा की आवाज़ जो है ना, जो जब कभी मान लीजिए कभी गलत करे तो अगर आप अपने आप में शर्मिंदा हो रहे हैं तो वही ज़मीर की आवाज़ है, वही मेरा ज़मीर और मेरा जज्बा वतन परस्ती, यानी कि वतन से मोहब्बत, आज़ाद और उसमें खलिश और ख़तरा, यानी कि मुसीबत और ख़तरा जो है, उक़ूबत कहते हैं सख्ती, ठीक है, सख्ती जो हम लोग बरतते हैं ना, जुल्म, सख्ती। उसके बाद एक और लफ्ज़ है इसमें मग़लूब, यानी कि डर जाना, ठीक है, दहशत ज़दा होगा, गुलामी। अब बता रहा, ये कह रहा है कि जिस्म शिकस्त खाया है, रूह नहीं, तो मैं जो है ख़तरों से, सख्तियों से डर करके अपने वतन के ग़ुलामी के कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा, यानी कि ख़त नहीं लिखूँगा, ठीक है। चाहे तुम मुझे सख्ती करके मार दो या यादगार रखो कि मैंने इसे हराया था फ़तेह के तौर पे, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मैं ख़त पे दस्तखत नहीं करूँगा। वाज़ेह है बात? अब देखिए, सोहराब कहता है अक्ल की शिरकत में अपनी गलत कार राय पर नजरसानी कर, मौत के जबड़े में मुल्क को न झोंक, मेरी इताअत ही में तेरे अहले वतन की जिंदगी है। अब देखिए, कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, नजरसानी करो, यानी कि फिर से सोचो, तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे मुल्क के लोग जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, ठीक है। कह रहा है मेरी इताअत ही में तेरे अहले वतन की जिंदगी है। ये जुमला इंपॉर्टेंट है कि मेरी इताअत से मुराद कौन, मेरी से मुराद कौन है, तो सोहराब है। कह रहा है कि अगर तुम लोग मेरी इताअत कर लो, मेरे मातहती में आ जाओ, तभी तुम लोगों को जो है बख्शा जाएगा। हजीर कहता है जमीन पर रेंगते हुए हकीर कीड़ों की तरह सिर्फ हरकत करने और सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है। बहुत उम्दा जुमला है, देख रहे हैं, उम्दा जुमला है, क्या जुमला बोल रहा है, नहीं कि जमीन पर रेंगते हुए
हकीर कीड़ों की तरह सिर्फ हरकत करने और सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, यानी सिर्फ जिए जा रहे हैं तो उसका नाम जिंदगी नहीं है। आजादी और अख्तियार से महरूम होकर पामाल घास के मानिंद जीना इंसानियत की मौत है। मेरी तमन्ना और दुआ है कि मेरे अहले वतन जिए, लेकिन गुलाम बनकर नहीं, आका बनकर, कुत्ते की तरह नहीं, शेर की तरह। ये कहता है कि अगर कोई इंसान गुलाम हो जाए तो गुलामों की जिंदगी जिंदगी नहीं होती है, वो मौत के बराबर है। बेहतर तो यह है कि आप जो है लड़ते हुए, जिद्दोजहद करते हुए आज़ादी के लिए मर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप गुलामी कबूल कर लें। तो यही कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे मुल्क वाले जिए, अहले वतन जिए, लेकिन कभी भी गुलामी की तरह नहीं, बल्कि शेर की तरह आज़ादना ज़िंदगी गुजारें। वाज़ेह है बातें? चलिए। सोहराब, गस्तहम को खत लिखकर तस्लीम शिकस्त का मशवरा देना तेरी तरफ से इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत थी। तेरे इनकार ने साबित कर दिया कि तू सख्त बेवकूफ़ है। वो कह रहा है कि अगर तुम गस्तहम को खत लिख देते ना तो ये तुम्हारी तरफ से मुल्क की खिदमत होती, लेकिन तुमने साबित किया कि तुम बेवकूफ़ हो। अब देखिए, सोहराब अपनी तरफ से कह रहा है और हजीर अपने अंदाज में कह रहा है। हजीर जाहिर सी बात है, अगर मुल्क को गुलाम बना दिया जाए तो ये तो जाहिर सी बात है बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। हजीर कहता है, मुल्क के नमक हरामों को मुल्क के दुश्मन भी एहतराम की नज़र से नहीं देखते। इनका जुमला, ये जुमला देखिए कितना खतरनाक है कि मुल्क के नमक हरामों को मुल्क के दुश्मन भी एहतराम की नज़र से नहीं देखते। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, याद रखिए, पूछा जा सकता है कि जुमला किसने अदा किया है। यानी कि जो लोग मुल्क से गद्दारी करते हैं, मुल्क को बेच देते हैं, मुल्क को नज़रअंदाज कर देते हैं, मुल्क से जज्बा मोहब्बत नहीं रखते हैं, उनको जो मुल्क के जो दुश्मन है ना वो भी याद नहीं रखते हैं, यानी कि उसकी इतनी भी अहमियत नहीं होती है कि मुल्क के दुश्मन भी उनको याद करे। वाज़ेह हो रही है बात? कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ कहलाना पसंद करता हूँ, लेकिन बेदाग मुअज़्ज़ज़ नाम के साथ दगाबाज और कौम फरोश के खिताब का इजाफा नहीं चाहता। बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ कह लो, मैं इताअत कबूल नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए तुम मुझे बेवकूफ़ कहना चाहते हो, कह लो। मैं बेवकूफ़ कहलाना पसंद करूँगा, लेकिन मेरा जो नाम है जो बेदाग है, उसमें कोई दाग आ जाए, उसमें जो है कौम को बेचने का दाग आ जाए, धब्बा लग जाए, इस खिताब के साथ जो है मुझे जीना पसंद नहीं। सोहराब, अच्छा तो अब मेरे गज़ब की हौलनाकियों को कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता। हुमान और बारमान से, खूंरेज़ी व तबाहकारी के मुक़य्यद दरिंदों को ज़ंजीरें खोल कर किला सफ़ेद पर हमला आवर होने के लिए आज़ाद कर दो, और गम की सियाह रात में बर्बाद शुदा वतन को तोदए खाक पर उल्लू की तरह मातम करने के लिए इस बदबख्त को कैद में रखो, ले जाओ, यही नाशुक्री की कम अज़ कम सज़ा है। हुमान बारमान हजीर को ले जाते हैं। यानी जब हजीर नहीं मानता है, ख़त लिखने पे राज़ी नहीं होता है, तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, मत हो जाओ राज़ी, ठीक है, बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ रहो, अब तुम देखो कि मैं किस तरह से बर्बाद करता हूँ, और इस बर्बादी के लिए मुझे तुम लोग इल्ज़ाम मत देना कि मैंने क्यों बर्बाद कर दिया मुल्क को। फिर होमान और बारमान को कहता है कि मतलब उनके साथ जो है ना करीब 12,000 लोग आते हैं, ठीक है, तुरान से सोहराब के साथ 12,000 सिपाही आते हैं, और ये सब सिपाही जो है दरिंदा सिफत है। जिस तरह से आपने देखा होगा अर्तुगरुल गाज़ी जो ये ड्रामा सीरीज़ है, उसमें जिस तरह से मंगोल को दिखाया गया है कि एकदम जानवरों की तरह, इंसानों के खून को पी करके मतलब रहते थे, जंगली, तो ऐसे दरिंदे सिफत इंसान थे ये लोग, सिपाही थे 12,000। तो वही कह रहे हैं कि उन खूंरेज़ी व तबाहकारी के मुक़य्यद दरिंदों को, मतलब जो 12,000 आए हैं सिपाही, कह रहा है कि उनको आज़ाद कर दो और सिर्फ किला सफ़ेद पर हमला कर दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है, जैसे तोदाए खाक, यानी कि खाक की ढेर मतलब बना दो। हुमान बारमान हजीर को लेकर चला जाता है। फरेब खोरदा ये नीम मजनू ईरानी उम्मीद की ज़मीन में हंसी बो रहे हैं, लेकिन इन्हें जल्द आंसू की फसल काटनी होगी। ये सोहराब जो है कहता है कि ये लोग जो है जो धोखा खा चुका है, जो धोखे में जी रहा है, जो मतलब अभी
हंसी की बीज काट रहा है, बो रहा है। यानी कि ईरान वाले, जैसे अब हजीर को देखिए, हजीर जो है शिकस्त खा चुका है लेकिन हौसला पस्त नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये जो बेवकूफ़ जो फरेब खोरदा लोग हैं, इनको बहुत जल्द जो है आंसुओं की फसल काटनी होगी, यानी कि बहुत जल्द जो है जान देनी होगी, बहुत जल्द जो अपने परायों के जान जाने की वजह से रोना होगा, खून का मातम करना होगा। ठीक है, वाज़ेह है बातें? मर्दाना लिबास में इंतहाई जोश व गज़ब के साथ गुर्दाफरीद दाखिल होती है। ये गुर्दाफरीद जो है इससे पहले भी वारिद होती है, कहाँ पे? जहाँ पे बहराम, उसके सरदार, गस्तहम और ये लोग सब होते हैं और सब जो है डर जाते हैं। तो ये आकर के जो गुर्दाफरीद है वो आकर के तमाम को जो है बेदार करती हैं कि डरो नहीं लड़ो। मतलब नामर्दों की तरह इताअत कबूल कर लेने से बेहतर होता है कि इज़्ज़तदार की तरह मरो लड़ते हुए। तो वहाँ पे तो इनका जो पूरा किरदार है वो दिखाया जाता है कि ये शेरनी की तरह, यानी बहुत बहादुर है। मतलब ईरान में इतने मर्द हज़रात हैं लेकिन सब जो है सोहराब की बहादुरी को सुन करके डर जाता है, लेकिन गुर्दाफरीद नहीं डरती है। तो वही अब जो है गुर्दाफरीद कहाँ आ रही है? सोहराब के सामने जंग करने के लिए। ठीक है ना? मैं जो है ऐसा करूँगा कि ड्रामा रुस्तम और सोहराब का मुकम्मल खुलासा भी इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोग मुकम्मल भी देख सकें, समझ में आ जाए, अच्छे से खुलासे को भी पेश करूँगा। अब गुर्दाफरीद आकर के ईरान की तारीख शरफ़ इंसानियत व फतूहात शराफत का सहीफ़ा ज़र्री है। बहुत उम्दा जुमला है, हाईलाइट कर दिया मैंने। देखिए क्या है कि ईरान की तारीख। अच्छा, इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ईरान और तुरान के दरमियान में कई जंगें होती हैं और हर जंग में तुरान जो है शिकस्त खा जाता है। तो ईरान वालों को अपने आप में एक गुरूर है, ठीक है, कि हम जो है उन लोगों को सबक सिखाते रहते हैं। तो गुर्दाफरीद चूँकि ईरान से उनका ताल्लुक है, तो वो आकर के क्या कहते हैं कि ईरान की तारीख शरफ़ इंसानियत व फतूहात शराफत का सहीफ़ा ज़र्री है। सहीफ़ा किसे कहते हैं, किसी को पता है? हाँ, मतलब ऐसी किताब जो इंसान के ज़रिए, हाँ, ऐसी किताब जो इंसान के ज़रिए ना तख्लीक की गई हो। ठीक है? तो ये कह रही हैं कि ईरान जो है ना, इसकी जो तारीख़ है वो ऐसी किताब है, सुनहरी सहीफ़ा है, हाँ, सुनहरी, जिसमें सिर्फ़ ये दिखाया गया है कि फुतूहात हैं, यानी कि ईरान की तारीख़ में फुतूहात हैं, शराफ़त हैं। समझ में आ रही है बात? वो ईरान जो है कभी हारा नहीं है तुरान से। फिरोतनी व पामाली का, फिरोतनी कहते हैं आजिज़ी को, इनकिसारी को। वो पामाली का फसाना ज़िल्लत नहीं है, यानी कि जो ईरान है वो घुटने नहीं टेकता, वो इताअत कबूल नहीं करता। ईरान की तारीख़ में ज़िल्लत नहीं है, इज़्ज़त है। ठीक है? ईरान अपनी इल्मी, अखलाकी, तमद्दुनी और जंगी क़ुव्वतों के सामने दुनिया का सर झुकाने के लिए पैदा हुआ है, झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये जुमले गुर्दाफरीद अदा करती हैं किसके सामने में? सोहराब के सामने में। मरसिया में भी दिखाया जाता है जंग में। पहले जंग में क्या होता था, आज तो आप देख रहे हैं कि जंग जो है ना मर्दों की तरह जंग लड़ी जाती है एकदम। आज की जंगों में कोई उसूल नहीं है, कोई फ़लसफ़ा नहीं है, कोई मंतिक नहीं है, बस नामर्दों की तरह। अब आज देख लीजिए गाज़ा पे, हमास पे, फ़लस्तीन पे किस तरह से जो है इसराइली फ़ौज और इसराइली मिसाइलें वग़ैरह जो है वक्त बे वक्त दागे जा रहे हैं। कोई उसूल नहीं है। दीगर जगहों में भी कभी रंगून में होता है, कभी जाकर के कश्मीर में होता है, कहीं पे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी जंगें हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है ऑपरेशन सिंदूर एक जंग की ही शक्ल है, लेकिन कोई उसूल नहीं है। ऐसी जंगें जो मैदान जंग के बाहर लड़ी जा रही हैं, तो क्या जंग है भाई ये? जंग तो मैदान जंग में होती थी ना। तो बहरहाल अलग बहस है वो। तो ईरान वालों का, यानी गुर्दाफरीद का कहना है कि हम जो है मैदान जंग में फ़तेह हासिल करने के लिए पैदा हुए हैं, अपनी
इल्मी, यानी कि इनके यहाँ जो है इल्म का वो गहवारा रहा है। अखलाकी अखलाकियात इनके पास बहुत ज़्यादा है, अक़दार हैं, तमद्दुनी तहज़ीब है इनके पास। ये दुनिया के सर झुकाने के लिए आए हैं, झुकने के लिए नहीं। सोहराब। अच्छा, मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कुछ-कुछ जगहों पे जैसे जब वो आती है जैसे ये सीन है ना, जहाँ पे वो मर्दाना लिबास पहन के आती है, उससे पहले जो है ना, सोहराब अशार पढ़ते हैं। तो ये जो बोर्ड वाले हैं आपके निसाब में जो है ना, उन लोगों ने अशार को हज़्फ़ कर दिया है, हटा दिया है। तो इसलिए मैंने भी हटा दिया है, लेकिन यहाँ पे 3-3 4-4 अशार मौजूद हैं, ठीक है? और अशार जब आप सुनेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि वाह! वाक़ई में किस तरह से ये लोग बयान करते थे। तो मैंने भी हटा दिया है। अब जो है सोहराब कहता है, लेकिन ये जो जुमला पूरा ये अदा कर रही है कौन? गुर्द आफ़रीद की ईरान की तारीख़, शराफ़त, इंसानियत। तो उसके बाद वो 3 शेर भी पेश करती हैं। अब सोहराब, तेरे पास पुरशिकू इख्तियारों और फ़सीह व बलीग लफ्ज़ों का वाफिर सरमाया मालूम होता है, लेकिन तू अपनी गोयाई के इसराफ से ईरानियों के हौसले की बेमायगी और अज़्म हिम्मत के इफलास पर पर्दा नहीं डाल सकता। किस्मत के उफ़ुक़ पर सुबह अज़ल की पहली किरण दिखाई दे रही है, फिर भी अहमक ईरान अभी तक ज़िंदगी को शबे राहत समझकर देरीना आज़मत का ख्वाब देख रहा है। यहाँ पे जो जुमले लफ्ज़ हैं वो मैं समझा दूँ। पुरशिकोक के माने जिसमें एकदम दम हो, हाँ, वलवला अंगेज़ जो बातें होती है ना, उसको पुरशिकोक कहते हैं। इस्तियारा कहते हैं किसी से किसी को तशबीह देने को, मिसाल ठहराने को। फसीह और बलीग कहते हैं वो बातें जो साफ भी हो और समझ में भी आ जाएँ। वाफिर के माने बहुत ज़्यादा, सरमाया जानते हैं अपनी गोयाई यानी बातों को। इसराफ कहते हैं बेफुजूल बातों को। हौसले की बेमायगी यानी कि जो हौसले की बेमायगी, हौसले की जो पस्ती है, बेमायगी यानी पस्ती, अज़्म हिम्मत, इफ़लास यानी कि कमी यहाँ पे। उसके बाद है उफ़ुक़ पर सुबह ज़वाल, यानी कि सुबह ज़वाल का मतलब ये है कि अब ज़वाल आ चुका है। शबे राहत से यानी कि आराम से, यानी कि अपने वो वहम से नहीं निकल रहा है। बहरहाल सोहराब ये कह रहा है, किससे कह रहा है? इससे गुर्द आफ़रीद से। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ कि गुर्द आफ़रीद को वो अभी भी क्या समझ रहा है? लड़का समझ रहा है। क्या है? पर्दा नहीं डाल सकता, डाल सकती नहीं बोला है। आप में से कोई ये बता सकते हैं कि वो लड़की को लड़का क्यों बोल रहा है? क्योंकि सर वो मर्दाना लिबास। हाँ, क्योंकि वो मर्दाना लिबास में है, वो मर्द की तरह लड़ने के लिए आई है, वो अभी औरत नहीं है, ठीक है? सोहराब को लग रहा है कि वो मर्द है, इसलिए। तो ये कह रहा है कि तुम ठीक है, बयानबाज़ी उम्दा कर रहे हो, तुम्हारे अल्फाज पुरशिको ज़रूर हैं, लेकिन ईरान के जो हौसले हैं वो पस्त हो चुके हैं, उनको तुम दोबारा बहाल नहीं कर सकते, ठीक है? उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। ईरान पर जो ज़वाल आ गया है, यानी कि ज़वाल यानी कि वो खुद है ना, ईरान को बर्बाद करने आ गया, इसे तुम टाल नहीं सकते, ठीक है? गुर्द आफ़रीद अब कहती है, आफ़ताब की अज़मत व जलालत का इनकार बेबसर होने का इकरार है। गुरूर के मर्ज़ से तेरी बिनाई मफलूज होकर रह गई है, इसलिए तेरी नज़र पलकों की हद से आगे नहीं बढ़ सकती। कह रही है कि ठीक है, हम आफ़ताब की अज़मत तो जानते हैं और मानते भी हैं, उससे इनकार करना जो है अपने आप को अंधा कहलाने जैसा है, बेबसर कहलाने जैसा है। लेकिन तुम अपने गुरूर में क्या हो चुके हो? मफलूज हो चुके हो, यानी कि बीमार हो चुके हो, तुमको उससे आगे नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि यूँ समझिए कि गुर्द आफ़रीद और सोहराब एक दूसरे को अपने हवाले से तारीफ कर रहा है, दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सोहराब, जंग का मैदान, शायरों की बज़्म ख़याल, मंतकियों की मजलिस, फ़लसफ़े का मदरसा नहीं है। यहाँ की शेरियत का नाम ज़ख्म, मंतिक का नाम तलवार और फ़लसफ़े का नाम ताकत है। अच्छा, ज़ाहिर कर तू कौन है? तेरी मौत के बाद किलाए सफ़ेद में किस नाम से तेरा मातम किया जाएगा? अब यहाँ पे चूँकि और भी अशार वो पेश करती हैं, जो यहाँ पे हज़्फ़ कर दिया गया है, तो सोहराब कहता है कि ठीक है, जंग का मैदान जो है ना, वो शायराना मैदान नहीं है, वो शायरों का बज़्म नहीं है, वो मंतकी यानी कि फ़िलोसोफ़र, ठीक है? तो मंतकियों की मजलिस नहीं है, फ़लसफ़े का मदरसा नहीं है। यहाँ पे ख़याल जो है वो क्या है? ज़ख्म है, तलवार है, ताकत है।
ये सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या होता है, इम्तिहान होता है। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, अपने आप को बताओ तुम कौन हो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद किला सफ़ेद में मातम हो। वो लड़की, वो जो मर्दाना लिबास, वो कहती है गुर्द आफरीद। यहाँ पे वो अशार में अपने आप को जाहिर करती है कि मैं गुर्द आफरीद हूँ, लेकिन हज़्फ कर दिया गया है। अब जो है यहाँ पे दिखाया जाता है सोहराब पर हमला, दोनों में खौफनाक जंग, गुर्द आफरीद की शिकस्त, घोड़े से जमी पर गिरते वक्त खुद अलीदा हो जाने से गुर्द आफरीद के बाल खुलकर बिखर जाते हैं और मर्द के लिबास में एक हसीन दोशीज़ा को देखकर सोहराब हैरत ज़दा हो जाता है। खोद यहाँ पे जो है ना, खोद कहते हैं हेलमेट को, वो जो देखे होंगे सिपाही लोग जो पहन के लड़ते हैं उसको खोद कहते हैं, ठीक है, खुद नहीं, यहाँ पे खोद है वो। और यहाँ पे उसके बाद दोशीज़ा कहते हैं लड़की को, कुमारी लड़की को दोशीज़ा कहते हैं, खूबसूरत हसीन लड़की को। तो अब दोनों के दरमियान में बातें बहुत हो चुकी मैदान जंग में, अब दोनों लड़ते हैं और बहुत बेहतरीन जंग होती है। खौफनाक जंग होने के बाद जो है बिल आखिर कौन हार जाती है, गुर्द आफरीद गिर जाती है घोड़े पर से, और गिरने की वजह से वो जो खोद है वो अलग हो जाने से बाल खुल करके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से एक दोशीज़ा, यानी कि अब वो तो लड़की के लिबास में थी लेकिन अब लड़की जाहिर हो जाती है, तो लड़के के लिबास में गुर्द आफरीद को देख करके सोहराब जो है वो हैरत में आ जाता है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कल क्या होता है, ठीक है ना, कल इंशाल्लाह मुकम्मल